अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, वैसे तो आज का प्रोग्राम हमें जो मुल्क की मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, जो ये हुकूमत अहम और गैर मकबूल फ़ैसले लेने से कतरा रही है, कहीं से मदद नहीं मिल रही है मुआशी तौर पर, ना सऊदी अरब से मिली ना यूएई से मिली, अमेरिका भी हाथ जो है साथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर हमने बात करनी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले अफसोसनाक खबर आई है कराची से। खारा दर कपड़ा मार्केट में धमाका हुआ है और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक धमाका जो था वो धमाका खेज मवाद के ज़रिए किया गया, जो कि एक मोटरसाइकिल में नस्ब था। इसमें खातून जाबाहक हुई हैं और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 11 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये तीसरा धमाका है अगर हम देखें इस महीने में कराची में हुआ है। इससे पहले भी एक धमाका जो कि कचरा कुंडी में हुआ था, एक कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बनाया गया था। उससे पहले जो कराची की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो चीनी उस्ताद थे, असातिज़ा थे, उनको निशाना बनाया गया था। ये एक नई लहर जो हमें नज़र आ रही है कराची में दहशत गर्दी की, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और हमें तकलीफ़ इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा होती है। वैसे तो इस तरह की खबर जब भी हम सुनते हैं तो दिल दहल जाता है, लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि हमने एक लंबी जंग लड़ी है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इस मुल्क में अमन कायम किया है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने जंग लड़ी है। 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जाने दी हैं। एक मरतबा फिर से जब ये सिलसिला थोड़ा सा भी शुरू होता है तो तकलीफ़ भी होती है और तशवीश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एहतशामुल हक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम जान लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास क्या इत्तलात हैं और जो पुलिस हुकाम है वो क्या बता रहे हैं। एहतशाम अज़हर, बताइएगा ये क्या बता रहे हैं पुलिस हुकाम, ये क्या मामला है, धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया? देखिए, ऑफिशियली तो जो है इस वक्त तक पुलिस कोई भी मौके पर इख्तियार करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी मुख्तलिफ अफसरान से जो है बात हुई है, DIG से भी बात हुई है, वहाँ के जो SSP है उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक PD जो है मौका मुआयना नहीं कर लेती, वो अपनी रिपोर्ट नहीं देती थी, उस वक्त तक जो है वो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अनऑफिशियली और जो जराये की तरफ से बताया जा रहा है वो यही इशारा कर रहे हैं कि ये एक दहशत गर्दी का वाकया और इसमें जो है खारादर पुलिस मोबाइल को जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी। ये वाज़ेह नहीं है कि ये बम किस चीज़ में निफ्त था, लेकिन वहाँ पे करीब में पुलिस मोबाइल जब पहुंची है तो ये धमाका जोरदार हुआ है। वहाँ पे इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों ने इसको सिलेंडर धमाके की इतला भी पुलिस को, सिलेंडर धमाके के तौर पे जो है पुलिस को इसकी इतला भी दी थी। लेकिन जिस तरह की बाद में शोले उठे वहाँ से, तो ये बात साबित हो रही है कि शवाहिद से ये बात लगती है कि ये सिलेंडर धमाका नहीं है, ये तखरीबकारी का वाकया है। इस अफसोसनाक वाकये में जो है अब तक एक खातून जांबाग है जिनका नाम सुनिया है, उसके अलावा एक पुलिस अफसर ASI जो कि उस मोबाइल में सवार था वो भी जख्मी है। उसको जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल किया और इनके अलावा भी 9 अफराद जख्मी हैं जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। एहतशाम, ये बताइए पुलिस हुकाम इंतजामिया क्या बता रही है? क्या इस तरह के थ्रेट्स पहले से मौजूद थे? क्योंकि ये तीसरा धमाका हम कराची में देख रहे हैं। पहले एक यूनिवर्सिटी में चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, उसके बाद हमने देखा एक कचरा कुंडी में धमाका हुआ और आज यहाँ पर धमाका हो गया। एक हमें तसलसल इसके अंदर एक नजर आ रहा है। देखिए, कराची में जो है अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक दहशतगर्दी की लहर जो है देखने में आ रही है। लगातार 3 वाकयात 3 हफ्ते में रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो है धमाका हुआ, उसके अलावा फिर एक सदर में धमाका हुआ, तो ये तीसरा जो है धमाका किया गया। खास तौर पे हम देख रहे हैं कि जो पुलिस है या जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ कराची में जो है ऑपरेशन कई काफी अर्से जो कराची में ऑपरेशन जारी था दहशतगर्दों के खिलाफ, और वो कामयाब ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद जो है एक अमन की फिजा जो है कराची में कायम हो गई थी, उसको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एडिशनल IG कराची से जो है इस टॉपिक पे जो है जब भी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि कराची में जो है थ्रेट जो है लातादाद मौजूद है और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो मिलकर उस थ्रेट पे जो है काबू पाते हैं, उन थ्रेट्स को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ अब जो है दहशतगर्द अपने तकरीबकारी के वाकयात में जो है कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि 3 हफ्तों में 3 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है अब तक इन तीनों वाकयात में, आज का 2 वाकया वो तो कुछ पहले पेश आया, लेकिन इससे कबल जो 2 वाकयात हुए कराची यूनिवर्सिटी में और उसके अलावा सदर में, उसमें कोई खातिर कार्रवाई करने में या इनके जो जिम्मेदार थे उनको गिरफ्तार करने में जो है अब तक कामयाब नहीं हो सके। वहाँ पर जो है इस पे तहकीकात की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया से या आवाम से जो है कोई बड़ी खबर उन वाकयात के बाद जो है शेयर नहीं की गई है कि उनके जिम्मेदारों को पकड़ा गया या जिम्मेदार। ठीक है एहतशाम, आप नजर रखिए।
आप नजर रखिए, आपसे मजीद भी इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, और सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सलमान साहब, आपसे मैं ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ इसके बारे में बात करूँगी। जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, तवज्जो जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर ना हो, ये दुश्मन के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है वार करने का। तो ये आप समझते हैं ये वही दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है? देखिए, जहाँ भी दुश्मन हमलावर होता है ना, वो बुनियादी तौर पे फ़ायदा उठाता है एक बड़ी तकसीम का। वो सियासी बुनियादों पर हो, इंतज़ामी बुनियादों पर हो, मजहबी बुनियादों पर हो, लसानी बुनियादों पर हो, फ़िरका वाराना बुनियादों पर हो। पाकिस्तान में इस वक्त जितनी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है ना, उसने अमली तौर पे कौम को डिवाइड कर दिया है। अब इस डिवीजन का फ़ायदा वो कुव्वतें उठा रही हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा रखती हैं और पाकिस्तान से बाहर बैठ कर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। उनके लिए तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाएंगी कि जब पूरी सिक्योरिटी इदारे, पूरी आपकी पॉलिटिक्स, पूरी आपकी गवर्नमेंट, पूरी आपकी अपोजिशन, पूरा आपका मीडिया एक पोलराइज्ड किस्म की पॉलिटिक्स में अंदर फंस के रह गया है, तो हम उसमें अपना खेल और अपना तमाशा दिखाएं। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। और ये नहीं कि हमारे कुछ सिक्योरिटी इदारे वहाँ मौजूद नहीं है, होंगे, लेकिन तवज्जो का मरकज़ पॉलिटिक्स हो चुकी है इस वक्त। उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें जो है ना कैजुअली डील की जाती हैं। अब ये बड़ा सीरियस अलार्मिंग है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आपने खुद कहा अपने इंट्रोडक्शन में, पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है इस दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट से, और उसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, सिविलियन सतह पे भी, फौजी सतह पर भी, हमारे सिक्योरिटी इदारों की सतह पे भी, कौम ने भी, सियासी जमातों ने भी, सब ने, मीडिया के लोगों ने भी दी है। इसलिए हमें इस बारे में ज़रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ग्रे एरिया बाकी नहीं रह जाना चाहिए जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा सके। और हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी ये देखना चाहिए कि वो अपनी सियासी लड़ाई को एक ऐसी नहज पे ना ले जाएं जहां दरवाजे बंद हो जाएं, और जिसका फ़ायदा जो है वो उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। और हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी ये सोचना चाहिए कि जहां उनकी तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए वो वहां उसना। देखिए ना, आज का जो वाक़या हुआ है कराची वाला, वो मतलब बड़ा बिलाशुबा उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन शिद्दत उसकी वो नहीं है। यानी इसमें हम अपने सिक्योरिटी इदारों को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करें कि चीज़ों के बारे में एक अलर्ट है, लेकिन इसके बारे में ओवर कॉन्शियस और ज़्यादा, ओवर एफर्मेटिव एक्शंस और ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत है, ताकि ये सिचुएशन फैले ना। क्योंकि देखिए, अगर ये एक्सपैंड होता है, फैलता है, तो ये तो ज्यादा खतरनाक है ना। बिल्कुल, इसलिए जो हमने इतनी मुश्किलों से, इतनी कुर्बानियों से हासिल किया है, उसको बरकरार रखने के लिए शायद उससे ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जरा जो मुल्क की सियासत है और मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम, मईशत में जो अदम इस्तेहकाम है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। निसार अहमद चीमा साहब, सर मैं सुन रही थी हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसले करने हैं, ये जो बड़े अहम और बड़े ज़रूरी और बड़े मुश्किल गैर मकबूल फैसले हैं, जैसे कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, या जो शराइत IMF की लगाई गई हैं उनको पूरा करना ताकि IMF के प्रोग्राम में वापस जाया जा सके, ये हम अकेले नहीं लेंगे, बल्कि जो इत्तेहादी जमातें हमारे साथ मौजूद हैं मखलूत हुकूमत में, उन तमाम को लेना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, वो भी इसकी जिम्मेदारी ले। तो इतनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को ये फैसले करने में, अगर इतनी मुश्किल हो रही है तो सर आपने ये इतना बड़ा एडवेंचर किया क्यों? देखिए, गुजारिश ये है कि ये पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हाथों मुल्क का हर निज़ाम तबाह हुआ, मईशत समेत हर निज़ाम, हर शोबे में जो तबाही आई है, उस तबाही का मैग्नीट्यूड, उसका वॉल्यूम, उसका हुजम इतना ज़्यादा है कि मईशत समेत हर शोबे की तामीर नौ इतना आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने मीट करना है। ये जान जोखों का काम है और हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि सब अपने मिलकर इस फौज को उठाएं, जिम्मेदारी को उठाएं, तो बात यह है कि हमने इससे पहले मिलकर जदोजहद की है। तमाम सियासी जमातों ने मिलकर PTI के अदाब से जो मुसल्लत कर दिया गया था कौम पे, उससे निजात के लिए हमने मिलकर जदोजहद की है। जब आपने इतना बड़ा टारगेट मिलकर हमने अचीव किया है, तो फिर और हुकूमत साजी में भी इकट्ठे रहे, तो उसके बाद हुकूमत करने के जो बराहल है वो भी इंशाअल्लाह हम मिलकर ये तय करेंगे। और ख्वाहिश हमारी ये है कि मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए
देखें, एक जो कलेक्टिव विजन है, जो कलेक्टिव विजडम है, वो जो है उभर कार आए, और हम ये कि इज्तिमाई जो दानिश है उसके जरिए हम ये है कि मिलजुल कर कौम को नहीं सर, ये नहीं कहा जा रहा ना कि मुशावरत चाहिए इत्तेहादी जमातों की। ये कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातें भी इसकी जिम्मेदारी उठाएं, और ये मीडिया पर आकर कहा जा रहा है। इस तरह की बातें अमूमन अगर करनी हो तो फिर वो मीटिंग्स में की जाती हैं, मीडिया पर आकर नहीं की जाती। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि बाकी इत्तेहादी जमातें जिस तरह से आप बोझ उठा रहे हैं या जो मुश्किल फैसले करने में आपको मुश्किल हो रही है, बाकी इत्तेहादी जमातें आपके साथ नहीं है? क्योंकि आज MQM की जानिब से भी ये जो कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, उन्होंने मुखालफत की है इसकी। क्या इत्तेहादी जमातें तैयार नहीं है इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए? नहीं, देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के तो हम सब ही खिलाफ हैं। देखें, मैं हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब की भी एक ख्वाहिश है कि अवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की भी यही कोशिश है और ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है उनकी कि अवाम जो है, क्योंकि मजीद बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, तो उन पे ये है कि वो मजीद बोझ न डाला जाए। अब ये है कि किस तरह हमने ये है कि मुल्क को लेके चलना है, किस तरह इस बहुत बड़े चैलेंज से खुदा बरा होना है, और किस तरह हमने इस तबाहशुदा मईशत को बहाल करना है। जाहिर है कि हमने, जिस तरह मैंने कहा, कि कलेक्टिव विजडम जो है बुरुकार आए और सारे लोग, सारी इत्तेहादी जमातें मिलकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें, तो तभी ये है कि अवाम को हम इन मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। निसार साहब, आपने मेरे सवाल का वैसे जवाब नहीं दिया, लेकिन चले मैं एक मरतबा फिर आपके पास आ जाऊंगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लगता है? वैसे तो बड़े ज़बरदस्त पावर शोज एक के बाद एक जलसे खान साहब कर रहे हैं और बड़ी आवाम उनके साथ निकल रही है। अगर आपकी इस वक्त गवर्नमेंट होती और यही फैसले आपको करने पड़ते, तो क्या आपको लगता है ऐसी ही सूरत हाल होती कि मुश्किल फैसले ना ले पाते? IMF के प्रोग्राम में रहने के लिए ज़रूरी होता कि उनकी शराइत सारी मानी जाएं, लेकिन अब आप उस चीज़ से निकलकर ऑपोजिशन में आ गए हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है तनकीद करने का। देखिए, हमने 15 साल बाद 2 साल कट्ठे 5.5% से ज़्यादा GDP ग्रोथ हुई है। 22.5 अरब के 7 मार्च को हमने रिजर्व छोड़े हैं, $22.5 अरब के। 10.6% के हिसाब से GDP ग्रो क्या नाम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही थी। बड़ी देर बाद, ये देखें, पाकिस्तान की तारीख में 2 बार ऐसा हुआ है 1947 के बाद। एक बार हुआ 97 में और दूसरी बार हुआ 2013 से 2018। 2 रजीम ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है। जो मियाँ और दोनों बार बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, छोटे मियाँ साहब वज़ीर आला थे, 97 में भी और 2013 से 18 भी। 1997 में 10%, 3 सालों में 10% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई, और 2013 में 7% कम हुई। यहाँ चोर भी रहे हैं, हुकूमत करते, नालायक भी रहे हैं, निकम्मे भी रहे हैं, कई जंगें भी हुई हैं, लेकिन 1947 से लेके 2022 तक कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम नहीं हुई, सिवाय इन 2 सालों के। ये लायक भी बड़े हैं, कलेक्टिव विजडम भी बड़ी है, ये ईमानदार भी बड़े हैं, देले की करप्शन भी नहीं करते, 25,000 कनाल के घर में रहते हैं, 48 रुपये टैक्स देते हैं, लंदन भी सारा खरीद देते हैं, फिर भी ईमानदार हैं। और फिर विजडम इतनी है कि दोनों बार सिर्फ दो रजीम ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है। और यहाँ पे यू कैन से कि फिर हमने इस साल 10% 11% बिजली की प्रोडक्शन ज़्यादा है, 17% तेल की कंजम्पशन ज़्यादा है, आप कह लें कि 26% एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, तकरीबन 11% रेमिटेंस ज़्यादा हैं, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा है। ये कहते हैं आजकल ये शुरू किया हुआ है, स्टेट के पैसे, लोगों की टैक्स मनी के पैसे अखबारों पर खर्च कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि ये कम नालायक हैं या कम करप्ट हैं। ये अचानक आपको क्या लगता है इनसे ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? ये मुश्किल फैसले जो कर रहे हैं ये क्यों नहीं हो पा रहे हैं लोगों से? देखें, ये पैसे लगा के एक बंदे को लीडर बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया, जिसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। आज ऐसे लगता है जैसे इसका घर का रास्ता भूल गया बंदा। उसको वो आजकल पैसे मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं वजीर क्या नाम है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आके हमारी मदद करो, हमने टैक्स पेट्रोल के पैसे बढ़ाने हैं। उधर बैठ के ISPR वाले कह रहे हैं कि जनाब हमें ड्रैग ना किया जाए, और राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आएँ अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, आके अपने हमारे साथ खड़े हों। भाई वो तो बेचारे मिन्नतें कर रहे हैं कि आप उनको खींचे ना सियासत में, और आप उनको कह रहे हैं कि आएँ
आए आके जिम्मेदारी पूरी करें, हमने इमरान खान को नाअहल करना है, हमने पकड़ के अंदर देना है और इस तरह हमने हुकूमत करनी है। ये सारे बेचारे देख ले राणा सनावला की मूंछों की तरफ कि वो पाकिस्तान के पॉपुलर पार्टियों को पकड़ के अंदर दे, डंडे मारे, उनको आप कह लें कि यहाँ पे जमहूरियत ख़त्म करे, वो आपके लोगों को अंदर दे और फिर ये एक अकलियत जो है, जो इम्पोर्टेड अकलियत है, जो बाहर से एक मुझे कोई आर नहीं कहने में, ये किस्म के लोग हैं, मुल्क इन्होंने बेच दिया है। कुछ सहूलतकार हैं, कुछ उसके आप कह लें कि बने हैं, क्या नाम है, आलाकार बने हैं। ये आलाकार किस्म के लोग हैं जो 5000 काले, जिस तरह 5000 गोरा हुकूमत करता था, ये 5000 काले पैदा हो गए हैं। ये यहाँ से बैठ के इस मुल्क के फैसले 22-22.5 करोड़ लोगों के फैसले लंदन में होते हैं। ये उनके सहूलतकार हैं, ये उनके आप कह लें कि ये उनके एजेंट हैं जो इस वक्त लंदन में जाके फैसले कराते हैं। हम इन्हें कोई आर नहीं, हमें कहने में कोई यार नहीं, सहूलतकार कहने में कोई यार नहीं। चीमा साहब ये लफ्ज पर मुझे एतराज है, इस तरह से टीवी पर बैठकर सियासी मुखालिफिन को गद्दार करार देना। मुझे कोई यार नहीं कहना चाहिए। एक बार राजा हरि सिंह ने कश्मीर बेचा, दूसरी बार इन्होंने पाकिस्तान बेचा, 22.5 करोड़ का मुल्क बेचा। ये तारीख में इसी तरह लिखा जाना है, तारीख में इसी तरह लिखा जाएगा, तारीख में इसी तरह आएगा। ये 75-80 साल बाद दोबारा एक वाकया हुआ कि जिस तरह राजा हरि सिंह ने कश्मीर, तारीख के लिए छोड़ देना, आप तो ना कहें, आप तो गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे ना चीमा साहब। ये क्यों ना बढ़ रहा हूं? ये कौन होते हैं जनाब कहने वाले के वो फलाना आके कीमत बढ़ाए? ये हुकूमत इनके पास है, 11 पार्टियां हैं इस मुल्क के तख्त पे, 11 क्रिमिनल बैठे हैं, बैठ के फैसले करें, हुकूमत आगे चलाएं बैठ के। भाई चलाएं, आप खींच रहे हैं कि आर्मी वाले आए वो कीमत बढ़ाएं, फलाना आए आके डंडे मारे, फलाना आए वो आके ताहयात नाअहल करार दे, फलानी अदालतें हमारी हेल्प करें, फलानी आर्मी हमारी हेल्प करे। भाई आप जमहूरियत चलाने आए या आप फस्तायत फैलाने आए हैं? आप यहाँ जमहूरियत चलाएं, आप जमहूरी कदरें लेके आए। आप यहाँ पे आपके पास हुकूमत है, आप मतलब लोगों को से टैक्स लें, लोगों को सहूलतें दें, लोगों का तेल सस्ता करें, आप कहते रहे हैं, लोगों को आप सस्ता आटा दें, लोगों को सस्ती आप तेल दें, सस्ता घी दें, सस्ती चीनी दें, कोई काम करें। आप उनके पैसे लेके अखबारों पर खर्च करने शुरू कर दिए। आप यहाँ पे आर्मी चीफ को दावतें दे रहे हैं कि आए यहाँ पे आके डंडे मारें इनको। आप राणा सनावला को छोड़ दिया लोगों पे कि आप इनको मारें। भाई इस तरह मुल्क चलते हैं? कभी इस तरह मुल्क चलते हैं? फिर 5 दिन से सारी कैबिनेट जाके 5 दिन से बैठी है लंदन में, इस तरह मुल्क चलते हैं? ये गुलाम मुल्क है कोई? एक तरफ आप लोगों ने प्रेशर बनाया हुआ है चीमा साहब, एक तरफ आप लोगों ने इतना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना प्रेशर बनाया हुआ है, तो थोड़ा तो मार्जिन दे ना उनको फैसले करने के लिए, थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। अभी तो आए हैं वो, तो भागने का मार्जिन नहीं दे सकते ना हम? फैसले करने का मार्जिन देंगे ना, भागने का मार्जिन तो नहीं देंगे ना कि मुल्क छोड़ के भाग जाए। भाई अगर भागना तो पक्के भाग जाए। चले वापस आ गए, नहीं वापस आ गए, वजीर आजम वापस आ गए हैं, वापस आ गया। आगे मैं बढ़ती हूँ, सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये लंदन यात्रा भी हो गई, वहां पर भी बड़े बड़े फैसले हो गए, वहां पे कस्में भी उठवा ली गई कि जाके कुछ बताना नहीं है किसी को भी मीडिया में कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है कोई फैसला? इत्तेहादियों से भी मुलाकात कर ली है, कल भी एक और अहम इजलास होने जा रहा है। देखिए मुश्किल में है बहुत नून लीग। मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले भी कहा था, और डॉक्टर निसार अहमद चीमा मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो खुद भी इसका इतराफ़ करेंगे। मैं उस वक्त भी कहता था कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल एडवेंचर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की दाखिली सियासत, पाकिस्तान की खारजी सियासत, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल वो बर्दाश्त ही नहीं करेगी एक पॉलिटिकल एडवेंचर जिस तरह से हमने ये सारा स्टेज सजाया है। अब उसका नतीजा ये निकला है कि आपने इमरान खान को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन अब मुल्क चलाना कैसे है इसके बारे में कोई ठोस मनसूबाबंदी हमारे पास नहीं थी। आप देखिए ना, ये जो माशी सूरत हाल है, ये कोई नई चीज तो नहीं है कि लोगों को आज ही पता चला कि हमारा मुल्क दिवालिया हो रहा है या हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल बिगड़ी हुई है। ये तो शहबाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी को और बाकी जमातों को पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि अगर हम इमरान खान को बाहर निकाल रहे हैं और 2023 तक हुकूमत करना चाहते हैं तो हमें इस माशी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि मुफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना है, वो पाकिस्तान में डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। असल फाइनेंस मिनिस्टर तो इस वक्त इसाक डार साहब बैठे हुए लंदन में बैठ के जो एक रिमोट कंट्रोल से मिनिस्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब यहाँ बैठे हैं डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, प्राइम मिनिस्टरशिप तो इस वक्त जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब वो बैठ के वहाँ पर लंदन में पूरी कैबिनेट को बैठा के इजलास कर रहे हैं। अच्छा, अब करते रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जो फैसले करने हैं अगर आप उसमें डिले कर देंगे और फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। मसलन आप देखिए, तेल की कीमतों में इजाफा करना है, करें, आप करना चाहते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपको लग ये रहा है कि अगर हम तेल की कीमतों में इजाफा करेंगे तो आवाम पे बोझ भी पड़ेगा, लेकिन आवाम पे बोझ तो पड़ेगा लेकिन एक सियासी बोझ हमारी पार्टी पे पड़ जाएगा। अच्छा, इत्तेहादी जमातों की सियासत आयशा हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी खतरनाक है। ये इत्तेहादी वजारतों में इंजॉय करते हैं,
ये मुशीर बन के एंजॉय करते हैं, ये बड़े बड़े ओहदे लेके गवर्नरशिप के और स्पीकर के एंजॉय करते हैं। ये कभी भी मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ नहीं खड़े होते, ये तारीख है, आप उठा के देख लें। और ये भी इमरान खान के साथ भी हमने देखा ना, मशवरे दे रही है ना कि ये सियासी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अभी हमने इमरान खान के साथ देखा ना, जब मुश्किल वक्त आया तो बाप पार्टी कहां चली गई, MQM कहां चली गई, मुस्लिम लीग काफ 2 हिस्सों में बट गई, ये हमने देखा हुआ है। अच्छा, अगर ये समझ रहे हैं ना राना सनाउल्लाह साहब के इत्तेहादी जमातें आके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, वो आसिफ जरदारी साहब ने तो बड़ा खूबसूरत कार्ड खेला आपके खिलाफ, आपको पता ही नहीं चला। और आज लंदन में बैठ के खाकान अब्बासी साहब जो निसार चीमा साहब कह रहे हैं वो भी जरा सुने। वो कह रहे हैं ये हुकूमत तो हमें लेनी नहीं चाहिए थी, हमें तो नया इलेक्शन का मुतालबा करना था जो पहले से तयशुदा था, हम ये हुकूमत क्यों ले बैठे मुश्किल सूरत हाल में। इसलिए PMLN के अंदर भी 2 नैरेटिव चल रहे हैं, अर्ली इलेक्शन भी चल रहा है, इलेक्शन को लेके आगे भी चले। अच्छा, पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम तो 2023 से पहले इलेक्शन ही चाहते। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है अर्ली इलेक्शन में जाते हैं तो फिर आप उसके नताइज एक और तरीके से देख रहे हैं जो पॉपुलर पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है। आप इलेक्शन को डिले करते हैं तो फिर ये माशी बोझ आपको उठाना पड़ेगा। मैं निसार चीमा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, अगर साल इनको मिल जाए, ये कोई अच्छी कारकर्दगी दिखा दें तो लोग इनकी तारीफ करेंगे। लेकिन अभी तो हमें इस वक्त ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं, कल उन्होंने खुद ही कहा है ना कि ऐसी बारूदी सुरंगें खोद दी गई हैं कि ये मईशत हमसे 5-6 महीने संभलने वाली, साल में संभलने वाली नहीं है, तो फिर आप लोगों को डिलीवर क्या करेंगे? लेकिन तो मुश्किल सूरत हाल में मुआशी है या फिर सियासी सुरंगे जो इनके इत्तेहादी हैं उन्होंने भी खोल दिया। निसार चीमा साहब से भी पूछ लेते हैं, ये जो एक तासुर अब नजर भी आ रहा है और ये अदम एतमाद से पहले भी हम बार बार पूछते थे कि मुश्किल आगे फैसले करने पड़ेंगे जो भी हुकूमत बनाएगा। उस टाइम पर मुस्लिम लीग नून तैयार थी कि जी हम हुकूमत में आके करने के लिए तैयार हैं। निसार चीमा साहब, क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये राय पाई जाती है या अब इस चीज का एहसास होना शुरू हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने शायद गेम की है आप लोगों के साथ भी? निसार चीमा साहब, आप मौजूद हैं साथ? निसार चीमा साहब मेरे ख्याल से हमारे साथ, अच्छा उनको आवाज़ नहीं जा रही है, ज़रा प्लीज़ चेक कीजिएगा, उसके बाद उनसे ये सवाल लेते हैं। जमशेद चीमा साहब, अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इस नई हुकूमत को आए हुए और हर जगह पे यही बात हो रही है कि इनको फौरी तौर पर फैसले लेने चाहिए, फौरी तौर पे फैसले लेने चाहिए। आपको लगता है कि इतनी जल्दी, क्योंकि इमरान खान साहब भी जब नए हुकूमत में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी मुझे कम से कम 6 महीने तो दें, उन्होंने साफ़ियों को बुलाकर इस चीज़ की दरख्वास्त की थी। आपको नहीं लगता कि थोड़ा हमें वक्त इस नई हुकूमत को भी देना चाहिए मुल्क की मईशत को संभालने के लिए? देखें आयशा, मैं पहले कह रहा था कि देखें ये कहते हैं बारूदी सुरंगें, बारूदी सुरंग क्या होती है कि आपके पास रिजर्व ना हो। बारूदी सुरंग होती है कि आपके एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क हो गया हो, आपके टैक्स कलेक्शन ना आ रही हो, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो, आपके पास पावर जनरेशन ना हो, आपकी इंडस्ट्री ना चल रही हो। भाई बारूदी सुरंग है नहीं यहाँ पूरे पीक पे आपकी इकोनॉमी जा रही थी, आप आके बैठ गए, बैठ के कर कुछ नहीं रहे, आप कर कुछ नहीं रहे। ये मुल्क जो है 1.1 या 1.2 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हर रोज की छुट्टी वाले दिन भी अगर शामिल करें 1.2 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। आप अगर फैसले नहीं करेंगे बैठ जाएगा वो। आप एक फैसला नहीं कर पा रहे कि तेल की कीमत कैसे बढ़ानी है। आप कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कह रहे हैं, कभी ताजियों को बुला रहे हैं, कभी लंदन पूछने जाते हैं। लेकिन चीमा साहब, अगर सब कुछ इतना अच्छा था, सर मेरा सवाल लेना, अगर सब कुछ इतना अच्छा था और ये हुकूमत अब फैसले नहीं कर रही है आगे, तो फिर तो ये अपने आप के साथ दुश्मनी कर रही है ना कुछ तो ऐसा होगा कि इनको मुश्किल फैसले लेने में इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखें वो मुश्किल है, इनको मुश्किल है। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को जो इन्होंने पोज किया हुआ था, जो एक बुत बनाया हुआ था उनके पैसे लगा के, पैसे खर्च करके, जैसे कोई है ना बड़े खानदान का कोई नालायक बच्चा, उसका आप उसको बहादुर साबित करते हैं, उसको शहजादा मतलब आप कह लें कि वो तलवारबाज साबित करते हैं, उस तरह इन्होंने साबित किया हुआ था कि बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये चंद लोगों से कालम शालम लिखवा के, चंद लोगों से टीवी पे तारीफ करवा के बनाया हुआ था। शहबाज शरीफ देखें बहुत कमज़ोर आदमी है और फिर उनको मैंडेट नहीं है, उनको नवाज शरीफ का दिया हुआ मैंडेट नहीं है। शाहिदा खान अब्बासी, नवाज शरीफ और मरियम बीबी डिफरेंट बात कर रही हैं और उधर पीपल्स पार्टी मतलब डिफरेंट है। फिर इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी तो सच्ची बात है जो सलमान आबद साहब ने बात की है कि इत्तेहादी हैं किस तरह के। फिर खुद एक ये आप कह लें कि जैसे कि ना स्टेट ऑफ डिनाइल, आपके भी तो इत्तेहादी रहे हैं ना चीमा साहब, आपके भी तो रहे हैं ना इत्तेहादी। अच्छा सुन लेना, तो भाई हमने भुगता है ना, हमने भुगता है। कामल अली आगा यहाँ बैठ के सेनेट के वोट भी हमसे लेते थे, गालियां भी देते थे। बोले इस तरह के निकम्मे लोग, यार को हद होती है किसी बात की कि आप आके हुकूमत करते हैं, जिम्मेदारी लेते नहीं है। ये कौन सा तरीका है? और फिर अल्टीमेटली उनको अल्लाह ताला ने बाकायदा सजा दी, जिस तरह होती है सजा होती है उस तरह हुआ मिला उनको। सो इत्तेहादी लेकिन आदि काफ लीग तो अभी भी आपकी इत्तेहादी है ना? अच्छा चीमा साहब,
इत्तेहादी नहीं, लेकिन देखें आदि क्यों हुई कि किसी का आप गुनाह ही ऐसा कोई साबित दिया ना उन्होंने। अदरवाइज देखें कि सारी आधा पंजाब उनके पास था। अच्छा, कहने का मतलब यह है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखें शहबाज शरीफ साहब एक कमजोर वज़ीर आला है, फिर उनके पास मैंडेट नहीं है, लिहाजा फैसले नहीं कर पा रहे। फैसले नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पॉपुलर फैसले करने से इकोनॉमी नहीं चलती, फैसले मेरिट पे करने होते हैं। अभी स्टेट ऑफ डिनाइल की मैं बात कर रहा था कि यहां आप नसार चीमा साहब बैठे थे। नसार चीमा साहब का दिल करता है मैं हर गंदा लफ्ज बोलूं, हर गंदा लफ्ज बोल के चला जाऊं। भाई ऐसा नहीं होता, आपके पास मोनोपोली नहीं है ये कि आप लोगों के लिए गंदे गंदे लफ्ज बोले, लायक ये वो। तो जमशेद चीमा साहब साथ ही मौजूद हैं। ऑनेस्टली मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ। चलो अच्छी मेहरबानी, अच्छी बात है कि चले ना जाए, मेहरबानी है उनकी बात कि आपके पास ये मुनाफली नहीं होती कि आप लोगों की बेइज्जती करके चले जाएं, ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली आपने जितने अच्छे लफ्ज बोलने उतने आपको रेसिप्रोकेट होना है। सो बेसिकली आप इकोनॉमी की बात करें, आप मेरिट पे बात करें, ये नहीं है कि आप मतलब देखें बात होती है फिगरों की। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी है, बात करें फिगर से बात करें। मैं कह रहा हूं कि 5.5% पिछले साल हमने ग्रो किया, 5.6, इस साल 6% ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। हमने 6100 रुपये टैक्स इकट्ठा किया कि नहीं किया? क्या ये बात ठीक है, ये गलत है? ठीक है, क्या यहाँ की 10% 10.5% जीडीपी ग्रोथ हुई है? क्या टेक्सटाइल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्या 26% एक्सपोर्ट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? क्या मैं कह रहा हूं कि पिछली बार आपने 7% एक्सपोर्ट कम की थी, हुई थी कि नहीं हुई थी? मेरी किसी बात को डिनाई कर दें, और अगर डिनाई किसी को भी ना करें और मुझे निकम्मा कह दें, भाई मैं कहने देता हूं आपको, मैं तो आपको निकम्मा कहता हूं। चले वो हमारे साथ ही मौजूद है ना, उनसे ले लेते हैं, पूरे कैरियर में वो डिनाई करते ही नहीं करते। कैरियर में पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार एक्सपोर्ट कम हुई है, सिर्फ। ठीक है आपने बता दिया ये पहले। निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। निसार चीमा साहब, आप सुन भी रहे होंगे जमशेद इकबाल चीमा साहब की बात। तो वो कहते हैं कि हम तो सब कुछ बड़ा अच्छा छोड़कर गए थे, आप लोगों से मेरिट पर मुश्किल फैसले हो नहीं रहे हैं, ये आप लोगों की खुद की नाअहली है। मुझे ये फरमाइए कि जब हमने हुकूमत छोड़ी 2018 में, उस वक्त अब हमारी करेंसी जो थी उसकी क्या वैल्यू थी? उस वक्त आप अशाए खुर्दनोश की कीमतें देखिए, उनकी क्या कीमत थी? चीनी की कीमत क्या थी, आज क्या है? आटे की कीमत क्या थी? आप ये जरा गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें देखें। बात ये है कि ये क्या है? ये नालायकी नहीं है तो क्या है? और क्या है, क्या कहा जाए? एक हंसता बसता चमन ने उड़ा इधर गुजाड़ के रख दिया इन खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने, जिनके पास ना कोई टीम थी, ना तजुर्बा था, ना कोई प्रोग्राम था, पॉलिसी, नवीन कुछ नहीं था। और जिसकी बदकिस्मती से ये मुल्क जिनके हवाले कर दिए, उनको तजुर्बा ही नहीं था चलाने का। हमने तो करके दिखाया। देखिए बात यह है कि हमने 2018 में ये आप जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो आप अंदाजा करें 13 के मुकाबले में पेट्रोल की कीमत उस वक्त कम थी जब हमने हुकूमत ली, उससे भी कम छोड़ के गए। फिर ये है कि हमारी करेंसी कितनी स्टेबल थी, स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल था, पूरी इकोनॉमी स्टेबल थी। ये देखें अपनी करेंसी को जो जितना डी वैल्यू इन्होंने किया है, तो ये कितना बड़ा एक कौमी जुर्म है। इसके हमारी मुल्क की तारीख में इस तरह मिसाल नहीं मिलती कि किसी दौर में ये कितने मुख्तलिफ मुद्दत में हमारी करेंसी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जिस एक्सपीरियंस और तजर्बे की आप बात कर रहे हैं कि आपने पहले भी ठीक किया हुआ मुल्क को, इसी की उम्मीद थी ना, तो अब आके अगर आप फैसले नहीं करेंगे तो फिर सर ठीक कैसे होगा? रहने का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया, यानी मुख्तलिफ मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे इन्होंने लिए। निसार चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि ये वक्त इस वक्त फैसले करने का है, ना कि जिम्मेदारी पुरानी हुकूमत पर डालने का कि फौरी तौर पर फैसला करें? ये आपकी अपनी मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए भी ज्यादा बेहतर यही होगा। मैं पूछता हूँ, पीटीआई के जो सेन एलिमेंट्स हैं, मुझे यकीन है मेरी इंफरादी तौर पे जिससे भी कई लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो आपका लेटेस्ट बयान उनका आपकी नजरों से गुजरा होगा कि जी इन अपोजिशन के हुकूमत इनके हवाले करने से बेहतर था कि मुल्क पे एटम बम गिरा दिया जाता। ये अंदाजा कर लीजिए क्या माइंडसेट है, ये क्या सोच है, ये क्या जुबान है, ये क्या अल्फाज है जो इस वतन के लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अगर मैं नहीं तो ये मुल्क का ये है कि ये जला के राख कर दिया जाए। ये किस तरह के लोग हैं ये? मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी दयानतदारी से कहता हूँ कि कई सेन एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कहा है कि बड़ा अफसोस हुआ है, ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ है, ये इमरान खान को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ये हरकतें हैं,
कि अगर मैं ये कि अगर मैं नहीं तो फिर ये मुल्क रहे या ना रहे। ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली है, हमारे गेस्ट ने भी सुन लिया है, लेकिन सर मेरे सवाल का जवाब दे दें सर, मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्या पीपल्स पार्टी फायदे में है इस वक्त और खामोश है और सारा बोझ नून लीग को उठाना पड़ रहा है? कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ ये कि उबुल वतनी का जरा भी जज्बा हो तो इस तरह के अल्फाज जुबान से अदा होते हैं। निसार चीमा साहब, मेरा भी सवाल सुन लेना। आपकी बात कंप्लीट हो गई, सुन ली है, हमने भी सुन लिया और ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। अब सवाल मैं करने लगी हूँ, उसका जवाब दे दे। क्या नून लीग के अंदर भी इस चीज़ का एहसास पाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के साथ एक खेल खेल लिया है, आप लोगों को हुकूमत दे के, ताकि मुश्किल फैसलों की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आए? नहीं, देखिए, हुकूमत हम मिलके कर रहे हैं। हमने ये है कि पीटीआई के अजाब से कौम को निजात दिलाने के लिए मिलके जद्दोजहद की है। हम हुकूमत साजी के मामले में भी इकट्ठे हैं। हम इंशाल्लाह कौम को इन मसाइल से, जिन मसाइल से दोचार कर दिया है पीटीआई की नालायक हुकूमत ने, हम उससे उन मसाइल से निकालने के लिए इंशाल्लाह हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। ये जिम्मेदारी भी मुश्तरका है हमारी, हम मिलकर इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। सही है, एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो इमरान खान साहब की इस वक्त सियासत, उनका बयानिया जो अवाम में इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा रहा है, काउंटर नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलमान आबिद साहब, इमरान खान साहब तो मुतालबा कर ही रहे हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद मरियम साहिबा ने भी ये बात कर दी और अब जो हुकूमती इत्तेहादी है MQM, उसकी जानिब से भी ये बात सामने आ गई है कि फ्रेश मैंडेट जो है वो ले लेना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या फैसला करेगी हुकूमत, मुश्किल मुआशी फैसले या फिर इलेक्शन? देखिए, अभी मामला महज इमरान खान तक महदूद नहीं रहा। जैसे मैंने कहा कि PMLN के अंदर से भी काफ़ी वॉइसेस आ रही हैं, खुद कह रहे हैं कि वो अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ इस किस्म का इंडिकेशन दिया है कि शायद हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर इस माशी सूरत हाल में सारे एक मौका फैसला नहीं करते तो फिर हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएं। मरियम नवाज भी पहले कह चुकी हैं, इसाक डार साहब लंदन से बैठ के कह चुके हैं, हकान अब्बासी साहब पहले कह चुके हैं, मैंने उनका इंटरव्यू भी सुना है खुर्शीद शाह साहब का, उन्होंने भी कहा कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आप ये MQM ने आज कह दिया कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक डिमांड तो जनरेट हो रहा है। वजह यह है कि जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को पूरा करने के लिए या उस क्राइसिस को डील करने के लिए इस वक्त हुकूमत को एक मुश्किलात का सामना है। और वो सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज नहीं है, वो पॉलिटिकल चैलेंज भी है। पॉलिटिकल चैलेंज ये है कि इमरान खान के मुकाबले में अब क्या नैरेटिव बिल्ड किया जाए। देखिए ना, कल तक तो नैरेटिव ये था कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो गई है, इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। ये सब लोग कहते थे कि जब इमरान खान सियासी मैदान में जाएंगे तो वो पॉपुलर नहीं रहेंगे, लोग उनके पीछे नहीं आएंगे, लोग उनकी टिकटें नहीं लेंगे, वो टमाटर मारे जाएंगे, उनको बहुत जूतियां पड़ेंगी, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो इस वक्त मोमेंटम है वो तो एक सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टेबल टर्न हो गया। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम आ रहा है जो PMLN के अंदर जो फैसला कल करना है, कल करते हैं, परसों करते हैं, बाद में करते हैं, जो भी फैसला करते हैं, फैसला मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या है। अर्ली इलेक्शन में जाते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस और हैं। यानी ये है कि फिर ये जो पूरा बयानिया है, इमरान खान के मुकाबले में क्या बयानिया लाया जाए, क्योंकि इमरान खान का बयानिया दुरुस्त है, गलत है, इस बहस को छोड़ें, वो नीचे पब्लिक तक नीचे गया है और उसके जलसे बता रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत के पास नैरेटिव क्या है कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम थी, चले मान लिया आपकी बात, हुकूमत नाकाम थी, अब आपको मौका मिला है ना, तो आप अर्ली इलेक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि आपसे मामलात शायद संभल नहीं पा रहे और आपको लगता है कि हमें 2023 की बजाय 2022 में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप मामलात को डील कर सकते हैं तो कौन आपके गन पॉइंट के ऊपर बंदूक रख के खड़ा हो गया जो कह रहा है कि आप सुबह जो है ना इलेक्शन अनाउंस कर दें? आप कर लें इलेक्शन, 2023 तक लेके चले और पॉलिटिकल सिचुएशन को भी डील करें, इकोनॉमिक सिचुएशन को भी डील करें, सारी इत्तेहादी जमातें मिलकर सारी सिचुएशन को डील करें। लेकिन होगा क्या? ये सारा बोझ जो है वो तो PMLN के ऊपर पड़ रहा है। PMLN को कहा जा रहा है कि आप क्योंकि हुकूमत में आप लीड करें, मरकज में वजीर आजम है, सूबे में आपका बेटा वजीर आला है, ये दो ही जगह पे पानीपत की जंग है ना, बाकी सूबों की तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। तो आइए बैठ के फैसले करें, हम आपके पीछे हैं। अभी चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी सारे इत्तेहादी साथ चलेंगे। मुझे सिर्फ चीमा साहब ये बता दें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई एक मौका बता दें कि कोलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर बाहर स्ट्रगल को छोड़ दें, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर कितने इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में खड़ी होती हैं? कोई नहीं खड़ा होता। और आसिफ अली जरदारी साहब से आप ये तवक्को रख रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े होंगे, आप तवक्को रख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, आप तवक्को रख रहे हैं MQM से, आप तवक्को रख रहे हैं बाप से।
भाई ये लोग नहीं खड़े होंगे, वो कहेंगे इकॉनमी आपकी थी, आप एक्सपर्ट थे, आपके पास तजर्बा था, आपके पास सलाहियत थी, आपने दावा किया था कि हम इकॉनमी को चलाने का सलाहियत रखते हैं, तो अब आप इकॉनमी को चलाएं। अब वो इकॉनमी अगर आपसे नहीं चल पा रही, ये चीमा साहब ने बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत हैरान हुआ हूँ शहबाज शरीफ साहब की बात के ऊपर कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो आके डिसाइड करे। भाई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का क्या ये मैंडेट है कि वो इकॉनमी को आके डील करेगी? फिर आप कहते हैं जी, आज मैं नवाज शरीफ का बयान सुन रहा था जिसमें आया कि जी इस बात की गारंटी दी जाए कि इंतखाबात 2023 से पहले नहीं होंगे। ये कौन आपसे कह रहा है कि 2022 में इलेक्शन करवा दें? आपकी पार्टी है, आप प्राइम मिनिस्टर है, कि आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, आप लीड कर रहे हैं, आप करवाएं 2023 में इलेक्शन। किसने रोका है आपको? तो सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल फैसले करने हैं, अगर उसमें वो कुलेशन नहीं बन पाएगा जो आपको करना है, और जो कल हम देखेंगे कि कितना इसके अंदर वो कुलेशन नजर आता है, तो तभी बात चलेगी ना। अगर वो चीज नहीं चलती तो फिर मामला कहां चलेगा? पंजाब का क्राइसिस तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। बिल्कुल आज के दिन तक उनकी कैबिनेट मेरे पास कम रह गया, मैं चाहूंगी जरा एक कमेंट में बाकी मेहमानों का भी ले लूं। निसार चीमा साहब, आप सुन रहे हैं सलमान आबिद साहब की बात। जो मैं इससे तज्जिया कर रही हूँ, महसूस ऐसा हो रहा है कि वाकई में फंसी हुई है नून लीग और फैसला नहीं हो पा रहा है। तो क्या वाकई में जल्दी इलेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं? क्योंकि मरियम साहिबा भी ये कह चुकी हैं, आपकी इत्तेहादी एमक्यूएम भी ये कह रही है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं। जल्दी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं हम? देखिए, बात यह है कि मोहतरम सलमान साहब वाकई एक दानिशवर है, उनकी बातों में बड़ा वजन है। मुझे बिल्कुल यह है कि मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी बातों में बहुत वजन है। एक जानदाराना इख्तलाफ राय की मिजाज तो होती है, देखिए बात यह है, लेकिन उनकी बातों में अपनी का वजन है। मेरी गुजारिश ये है कि मुझे उम्मीद है, आप ये है कि मेरी विशफुल थिंकिंग समझे, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं भारत में समझता हूँ कि ये जिस तरह हमने मराहल भी तय किए हैं, जिस तरह हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव की है पीटीआई हुकूमत से निजात दिलाने के लिए पूरी कौम को, और मुझे उम्मीद है जिस तरह हुकूमत साजी हमने मिल के की है, हुकूमत चलाने के मराहल जो है उसमें भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे, और ये जिम्मेदारी जो है मिलकर हम उठाएंगे, इंशाल्लाह उठा भी रहे हैं। और कलेक्टिव विजडम जो है वो बरूए कार आएगी, कौम को इन मसाइल से निकाल। कैसे आएगी सर? यही तो पूछ रहे हैं। ये अदम एतमाद से पहले भी हम पूछते थे कि सर अदम एतमाद कामयाब होने के बाद का प्लान है कोई आपके पास? आप कहते थे कि वक्त आएगा तो बताएंगे। अब कैसे करेंगे? जहाँ तक ताल्लुक है इलेक्शन से पहले दो चीजें देखें। बात यह है, एक तो इंतखाबी इस्लाहात बहुत जरूरी है, और इस्लाहात इस तरह हो सबको एतमाद में लेके की जाए। और मैं समझता हूँ पीटीआई जमात को भी हमें यह है कि हम चाहते हैं कि वो भी अपनी तजावीज दें, ठोस तजावीज दें, हम उनको भी साथ लेके चलना चाहते हैं। उन वाला तर्ज अमल हम इख्तियार नहीं करेंगे कि एक कदम आगे बढ़ के वो अपोजिशन। सही, आप मुशावरत से चलेंगे। ठीक हो गया, हम चाहते हैं कि वो भी ठीक हो गया। लास्ट मिनट है, मैं सर माजरत के साथ मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब का लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर किसी तरह से ये हुकूमत ये फैसला करती है कि इन्होंने मुद्दत अपनी पूरी करनी है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएहमल क्या होगा? देखिए, ये इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है, आपको लोग लेके आए हैं, तो इतना बड़ा बोझ है, इतना बड़ा दाग है कि इसके साथ ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। जितनी जल्दी अपने आप को डिसओन कर दें, डिसएसोसिएट कर दें ये अमेरिकन लेटर से, अमेरिकन एडवाइस से, या आप कह लें सहूलतकारों से, या रात 12 बजे खुलने वाली अदालत से, जितनी जल्दी इससे अलहदा हो जाए, जमहूरी पार्टी बन जाए, जमहूरियत की तरफ आ जाए, उतना इनकी रिवाइवल आसान हो जाएगी। अदरवाइज जिस तरह ये पहले एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती थी, उसी तरह आज अगर मियाँ साहब को जिंदा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो इसलिए है कि वो आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट की झोली से थोड़े बाहर निकले। ये दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की झोली में चले जाएंगे, वो बूट पॉलिश और ये वो उस नैरेटिव के साथ तो अब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जिंदा रहती ना। अब देखें, अगर हमारे लोग इतने लोग निकले हैं, तो ये नहीं है कि इमरान खान की मोहब्बत एक चीज है, दूसरी बात है कि लोग जमहूरियत चाहते हैं। लोग सर हाइब्रिड रजीम का तो आपकी जमात और आपकी हुकूमत के ऊपर भी इल्जाम लगता रहा है ना। हाइब्रिड रजीम का आपकी जमात के ऊपर भी तो इल्जाम लगता रहा है। मैं कहता हूं हाइब्रिड अगर वो हमें समझते तो हमारे साथ ना चलते। ये जो आप कह लें कि सिर्फ दूसरी बात यह है कि आज सिर्फ मीडिया से हुकूमत नहीं चलती। मीडिया बड़ा हो गया है, 10 करोड़ लोगों के पास अपना टीवी है, अपना अखबार है। अब मीडिया ये नहीं है कि 4 कॉलमिस्ट रखे हुए हैं, कोई 2-4 मौलवी रखे हुए हैं, आपने कोई 2-4 आप कह लें एंकर रखे हुए हैं, उनसे अपनी तारीफें कराएं कि मियाँ साहब बड़े मुहब्बे वतन है, मियाँ साहब बड़े ईमानदार है, मियाँ साहब मशरकी हैं, मियाँ साहब तो इस तरह नहीं बात चलती अब। और दूसरा यह कि वो अब सहूलतकारों के भी इस तरह नहीं चलता कि जो वो कह रहे न्यूट्रल है, सारी कौम मान जाएगी न्यूट्रल है। वो मान जाए कि जनाब वो कहेंगे जी वो आप कह लें फलाना नालायक था, और कह दें कि ठीक है चीमा साहब,
वक्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल हाजिर होंगे एक मरतबा फिर। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।